चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जस्ट लेट मी नो। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक्स की बात की थी। हमने आपको थोड़ा बहुत, देखो मैंने कल भी आपको बोला था बीएमसी वाला जो आपका पार्ट आएगा इसमें आरसीसी में, मैं वो कवर नहीं करूंगा, वो आपको विपिन सर अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है ना, विपिन या कोई और सर वो कवर कर देंगे। ठीक है, मैं बेसिकली सिर्फ आरसीसी के लिए जितनी हमें सीमेंट और कंक्रीट के प्रॉपर्टीज की जरूरत है मैं वही कवर करवाऊंगा। देखो वर्केबिलिटी में मैंने आपको एक बेसिक बता दिया, हाँ पूरा डिटेल वर्केबिलिटी की अगर आप मुझसे बात करोगे, मैंने पहले भी आपसे बोला है, वो आपको वहां पे पूरा सर सब कुछ बताएंगे कि वर्केबिलिटी क्या होता है, कैसे अफेक्ट होता है, सारी चीजें बताएंगे। अब आरसीसी में ये चीज बताने से क्या होगा, हमारा टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें आरसीसी पढ़ना है, सीमेंट कॉन्क्रीट बस हमें जानना है कि क्या होता है, M20 क्या होता है, M30 क्या होता है, कैसे आया ये, तो बस हमें वही चीज जाननी है। ठीक है ना, तो इसकी अगर आगे जहां जरूरत पड़ेगी मैं उतना बस बताऊंगा। मैंने बाकी के लिए आपको बोला है कि बाकी जो भी वर्केबिलिटी की बात होगी वो सारा सर आपको वहां पे कवर कर देंगे। ठीक है, फिर से सभी को एक और बार गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब आगे चलते, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे कंटेंट पे फोकस करते। देखो, तो बात करते हैं। अब जब हमने कल देख लिया था कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट में उसके बाद आरसीसी में डिजाइन सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बाद हमने आपको डिजाइन मिक्स बता दिया था, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने आपको बता दिया था स्लम वैल्यू वर्केबिलिटी के बेसिस पे किस वर्केबिलिटी का कंक्रीट आप कहाँ पे यूज करोगे, ये सारी चीजें हमने आपको वहां पे क्लियर कर दी थी, हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दी थी। आज अब स्टार्ट करते हैं हार्डन कंक्रीट से। देखो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज है ना वो दो जगह पे चेक होती है, एक फ्रेश स्टेज में, एक आपका हार्डन स्टेज में। तो फ्रेश स्टेज में तो मैंने आपको बता दिया वर्केबिलिटी के लिए जो जो चीज आपने की थी। दूसरा होता है हार्डन स्टेज। हार्डन स्टेज मतलब क्या होता है, आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट इज अज्यूम टू बी हार्ड, मतलब हम मान के चलते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम होने के बाद आपका कंक्रीट क्या हो गया, हार्ड हो गया है। आपका फाइनल सेटिंग टाइम होने के बाद आपका कंक्रीट हार्ड हो गया है और उसके बाद वो लंबे समय तक स्ट्रेंथ गेन करते जा रहा है। उसके बाद वो भाई 8 बजे स्टार्ट होगी भाई क्लास, रोज 8 बजे स्टार्ट होगी। तो फाइनल सेटिंग टाइम इज अज्यूम टू बी हार्ड, और उसके बाद क्या कर रहा है वो कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करते जा रहा है। कितने समय के लिए? बहुत लंबे समय के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1-5, कुछ तो ऐसा बोला जाता है कि 13 ईयर्स तक भी लग जाता है, 12 ईयर्स तक लग जाता है, बट हम जनरली मान के चलते हैं 28 दिनों के कंप्लीट होते होते अप्रोक्सीमेटली 99% स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। जो रिएक्शंस उसमें होने हैं वो हो जाते हैं। जो बॉक्स कंपाउंड की आप बात करते हो, जो C3S हो गया, C2S हो गया, वो सारे बॉक्स कंपाउंड का रिएक्शन हो जाता है 28 दिनों तक, जितना मैक्सिमम हमें रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हम इतना लंबा नहीं रुक सकते हैं ना, हमें तो कंक्रीट को टेस्ट भी करना है ना, इतना लंबा हम नहीं रुक सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे किसके बारे में? हार्डन कंक्रीट के बारे में। तो हार्डन कंक्रीट की पहली चीज मतलब क्या हुआ, अगर एक बार फाइनल सेटिंग टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या मान के चलते हैं कि कंक्रीट इज अज्यूम टू बी हार्ड एंड गेनिंग स्ट्रेंथ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये क्लियर है सभी को? चले आगे, चलो। अब जब हम हार्डन ये कंक्रीट की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला टेस्ट हम उस पर करते हैं वो टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट आपके पास निकल के आता है, देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। क्या निकल के आता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या निकल के आती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या निकल के आती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा। अभी मैं आपसे क्यूब की सिर्फ बात कर रहा हूं, क्योंकि जो टेस्ट आप अपने लैब में करते हो सबसे पहली बार कंक्रीट पे, वो हमारा क्यूब होता है दोस्तों। वो कंक्रीट हम नहीं बोलेंगे, हाँ शेप बाद में चेंज हो गया, हम किस पे टेस्ट करते हैं? हम क्यूब पे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, this is the strength of the cube of dimension 150 mm by 150 mm by 150 mm under uniaxial loading आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग। यही होता है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं यहां पे डेफिनेशन लिखूं, दिस इज द compressive strength of cube, compressive strength of cube of dimension of 150 mm by 150 mm by 150 mm under uniaxial loading, under uniaxial loading after 28 days of
कास्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे किसकी बात की, मैंने आपसे बात की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का मतलब क्या हुआ, ये वो स्ट्रेंथ है क्यूब की जिसका डायमेंशन कितना होगा 150 बाय 150 बाय 150 अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। ध्यान रखना, लोडिंग हमने सिर्फ क्या रखा, यूनिएक्सियल मतलब एक ही डायरेक्शन से हम लोडिंग लगा रहे हैं। जब आप इसको सीटीएम में ले जाते हो तो आपकी लोडिंग क्या है, आपकी लोडिंग एक ही डायरेक्शन से है। कितने दिन बाद, आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब बोलते हैं। इज इट क्लियर अप टू हियर, यहां तक कोई दिक्कत है? ध्यान रखना, मैं अभी आपसे किसकी बात कर रहा हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की। मैंने कंक्रीट नहीं बोला है, गलती अभी मत कीजिएगा। मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की, क्योंकि ये एक आइडियल कंडीशन है। हमने लैब में क्यूब ही बनाया है, उस क्यूब के ऊपर सिर्फ यूनिएक्सियल लोडिंग लगाई है, उसको मैंने 28 दिन के लिए प्रॉपर क्यूरिंग किया है पानी में, तब जाके मुझे ये स्ट्रेंथ मिल रही है। बट जब मैं आपसे बात करूंगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, ये चीज नहीं पॉसिबल है। क्यों? मान लो मेरे ऊपर छत है, ये छत में जो कंक्रीट यूज हुआ है इसका शेप क्यूब ही तो नहीं होगा, कुछ अदर शेप भी तो हो सकता है। इसके ऊपर हमेशा यूनिएक्सियल लोडिंग लगे ऐसा जरूरी है क्या? लोडिंग बायएक्सियल भी तो हो सकती है कि नहीं? इसको आपका जो मेशन होगा उसने बहुत अच्छे से क्यूरिंग की है कि नहीं, ये भी तो चांसेस है। तो जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ आप कंक्रीट लिखोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब है। इज इट क्लियर अप टू हियर? इसको अगर नोट डाउन करना है जल्दी से कीजिए, मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताना सभी बच्चों, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए चले आगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। चलो देखो, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। देखो कुछ चीजें मैंने पीपीटी पे रखी है, कुछ चीजें देखो, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ लिख के पढ़ाऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मत बोलिएगा कि सर पीपीटी आपने नहीं रखा है। कुछ चीजें अगर मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा ना आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं पहले ये चीज क्लियर, क्योंकि मुझे ये चीज पसंद है। तो कुछ चीजें मैं थियोरिटिकल, जैसे टेबल्स हो गए, डाटास हो गए, वो मैं पीपीटी पे लेके आया हूँ। ठीक है ना, वो मैं आपके लिए, जैसे अगर आप देखोगे तो वो सारी चीजें, जैसे आप यहाँ देखोगे, जैसे ये एक टेबल है जिसमें आप देखते हो कि माइल्ड एक्सपोजर ड्यूरेबिलिटी का टेबल है, तो ये चीजें मैं यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में लेके आऊं क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। हाँ, जो चीजें कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है वो मैं लिख के पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको इसका पीपीटी भी, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसके लिए परेशान मत होगे। जो मान लीजिए अगर कोई क्लास में नहीं लिख पाया तो हम क्या करेंगे सर, आपको इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे 2 क्लास हो गए, 3 क्लास, उसका मैं साथ में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है ना, वो मैं सेव करके मैं रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की। जरा आप लोग बताइएगा, ये नाम आपने आज से पहले सुना है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। चलो चलो, आज आपको मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करता हूं। आज आपको मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करता हूं। आज आपको पहले मैं ये सिखाता हूं कैरेक्टरिस्टिक हमने क्यों स्ट्रेंथ नया निकाला। देखो, कभी भी किसी चीज की टेस्टिंग होती है, कभी भी किसी चीज की टेस्टिंग आपने जीवन में सुना होगा, तो हम उसका क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू लिखते हैं, हम उसका लोएस्ट वैल्यू लिखते हैं, हम उसका मीन वैल्यू लिखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लो मैंने 100 क्यूब बनाए, मैंने 100 क्यूब बनाए, सेम ही कंस्टिट्यूएंट रखा मैंने। अगर M20 के मान लो मैंने टोटल 100 क्यूब बनाए, कंस्टिट्यूएंट सेम है, सेम टाइम पे मैंने 100 क्यूब बनाए। ठीक है, तो 100 क्यूब बनाए तो देखो 100 क्यूब कुछ ऐसे दिखेंगे। ये देखो, ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है, ये चौथा क्यूब है, और ऐसे ही यहां पे मेरे पास, इसको मैं डैश 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 कर देता हूं। देखो, ये मान लो ये हो गया मेरे पास 97, 98, 99 और 100। इतने हैं आपके पास? ठीक है, 4 हो गए, और थोड़ा सा ऑप्शन है इधर, एक आध और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी एक ले लें, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। चलो देखो, तो ये है पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये 97, 98, 99, 100। चलो देखो, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताना, बहुत ध्यान से सुनना, सब कुछ बंद कर दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने 100 क्यूब टोटल कास्ट किए, मैंने 100 क्यूब टोटल कास्ट किए। इसमें से अभी मुझे कैरेक्टरिस्टिक वर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, अभी भूल जाओ, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड क्या है भूल जाओ, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरल कंडीशन क्या बोलती है, अगर मैंने 100 क्यूब कास्ट किए हैं तो जनरल कंडीशन ये बोलती है कि जो सबसे कम स्ट्रेंथ का क्यूब है, ये कैसे मैंने अरेंज किया है, ये मैंने मान लो ये मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर। ये है क्या, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 ही 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना, किसी भी चीज का हम क्या लेते हैं, मिनिमम। मान लो किसी भी चीज का हम मिनिमम लेते हैं, किसी भी चीज का हम मैक्सिमम लेते हैं, या किसी भी चीज का हम मीन लेते हैं। किसी भी चीज का मीन मतलब एवरेज, जो 50% ऊपर 50% नीचे। तो जरा एक बात बताओ, अगर मैंने 100 क्यूब कास्ट किए तो मैं क्या ले सकता था, मैं इसका सबसे मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर सकता था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक बात बताओ, जो सबसे कम वैल्यू आई जिस क्यूब की, मैं उस क्यूब का वैल्यू क्या कंसीडर कर लूं, मैं उस क्यूब का वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंसीडर कर लूं। एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि जो सबसे ज्यादा वाला जो स्ट्रेंथ आया, मैंने माना कि भाई एक क्यूब तो ऐसा है ना जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो मैं इसको मान लूं, इसको मान लूं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मीन वाली वैल्यू ले लूं, जिससे 50% ऊपर है, जिससे 50% नीचे। यही 3 ऑप्शन बचते हैं कि नहीं। बट हमने ये तीनों नहीं लिया, हमने यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमने क्या एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला गया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने सबसे कम वाले क्यूब का स्ट्रेंथ मान लिया, देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आप किसी भी मोबाइल खरीदने जाते हो, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, एक सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, मोबाइल बनाती है। मान लो सैमसंग ने 1 लाख मोबाइल बनाया, चांस है ना उसमें से एक मोबाइल डिफेक्टिव निकल जाए, यस और नो। अगर सैमसंग ने 1 लाख मोबाइल बनाया तो चांस है ना कि एक मोबाइल डिफेक्टिव निकल जाए। क्या उस एक मोबाइल के बेसिस पे आप पूरे सैमसंग कंपनी को जज कर लोगे क्या? तो एक बात बताओ, अगर मैं 100 क्यूब कास्ट कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है ना एक क्यूब में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया हो, उसकी अच्छे से मिक्सिंग ना की हो, उसका अच्छे से कॉम्पैक्शन ना किया हो, उसको अच्छे से क्यूरिंग ना की हो, इसीलिए वो क्यूब सबसे कम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो अगर मैं सबसे कम वाला स्ट्रेंथ मान लूं तो मैं अपने कंक्रीट को ही अंडर एस्टिमेट कर दिया ना मेरे भाई, मैंने अपने ही कंक्रीट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं बहुत गलती कर रहा हूं। एक बात बताओ, आपने बोला सर एक काम करो सर आप 100 वाले का मान लो। अरे लो भाई, मैंने 100 वाले का मान लिया आपके कहने पे, मैंने मान लिया कि 100 वाली की जो स्ट्रेंथ है वही मेरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। तो जरा एक बात बताना, अगर 100 वाली की ही स्ट्रेंथ आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ है तो अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी तो कितनी होगी? आपने देखो 100 वाले को स्ट्रेंथ माना, गलती से इससे थोड़ा भी लोड ज्यादा आ गया, क्या कंक्रीट आपका झेल पाएगा? क्योंकि ये सबसे अच्छी कंक्रीट थी जिसकी स्ट्रेंथ थी। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरे दोस्त, 100% हुई कि नहीं? क्योंकि मान लो अगर ये वैल्यू 15 से लेके 25 के बीच में वेरी कर रहा था, आपने 25 को ही स्ट्रेंथ मान लिया, 25 को स्ट्रेंथ मान के आपने डिजाइन की, गलती से लोड 25 से थोड़ा ज्यादा आ गया, सीधा का सीधा आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा कि नहीं? सीधा का सीधा स्ट्रक्चर, मतलब अगर हाईएस्ट वाली वैल्यू आपने मान ली तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 100%। तो ना मैं मिनिमम ले सकता हूं ना मैं मैक्सिमम। सर एक काम करो ना, एवरेज ले लो ना, 50% ज्यादा 50% कम क्या ही हो जाएगा? आप एक काम करो, एवरेज ले लो, 50% ज्यादा 50%, इसमें भी दिक्कत है। एक बात बताओ, बहुत सिंपल मैं बोलता हूं, आप एक ऐसे घर में सोए हुए हो जहां पे आपके उठने की प्रोबेबिलिटी 50% है और नहीं उठने की प्रोबेबिलिटी 50%। क्यों? क्योंकि आपने तो 50% वाली वैल्यू मानी है, हो सकता है ना कि लोड 50% से ज्यादा आ जाए। तो अगर आप एक ऐसे घर में सोए हो जहां पे आपके उठने की प्रोबेबिलिटी 50% है और ना उठने की प्रोबेबिलिटी 50% है, क्या आप ऐसे घर में रहना चाहोगे मेरे भाई? क्या ऐसे घर में रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। तो इसीलिए मैं 50% या जिसको आप मीन बोलते हो मैं उसको भी नहीं कंसिडर, या एवरेज जिसको बोलते हो मैं उसको भी नहीं कंसिडर कर सकता हूं। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे एक नया टर्म लाया गया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये आपको ये दर्शाता है कि ये वो स्ट्रेंथ है जिससे नीचे सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट जाने चाहिए।
ये वो स्ट्रेंथ है जिससे नीचे कितने टेस्ट रिजल्ट होने चाहिए, मात्र 5%, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 95% टाइम आपकी जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा इससे ज्यादा होगी, सिर्फ 5% टाइम ही आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इससे कम होगी। मतलब दिस इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट शुड फॉल। दिस इज द स्ट्रेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दिस इज द स्ट्रेंथ below which not more than 5% test results should fall. This is the strength below which not more than 5% test result should fall। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सर हमारे केस में क्या हो जाएगा, देखो 1, अब क्या इसको करने का तरीका क्या बोलता है, करने का तरीका ये बोलता है कि सर 100 क्यूब आप बनाइए, 100 क्यूब को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। क्या कीजिए, 100 क्यूब बनाइए, 100 क्यूब को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। जो भी 6th नंबर का क्यूब होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो ये जो आपको 6th नंबर का यहाँ क्यूब दिख रहा है मेरे दोस्त, ये जो आपको यहाँ पे 6th नंबर का क्यूब दिख रहा है, एक सेकंड देना, ये जो आपको यहाँ पे 6th नंबर का क्यूब दिख रहा होगा, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 6 नंबर का क्यूब आपको दिख रहा होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जरा सा मुझे बताइएगा मेरे दोस्त, समझ में आया कि क्यों हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस किया? क्यों? क्योंकि 5 बार ही आपका टेस्ट रिजल्ट इससे कम है, बाकी हर टाइम ज्यादा है। तो अगर आप इसको मान के डिजाइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 95% प्रोबेबिलिटी सेफ्टी की है, सिर्फ 5% उससे कम रह जाएगा। हो सकता है वो 5% में मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी हो, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट 5% बहुत कम है। इसीलिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या बोला गया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला गया। अब क्लियर है? जरा मुझे बताइएगा, तब इस पे मैं और थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। क्लियर है? चलिए ठीक है। भाई ये सारी चीजें टेस्ट के बाद हो रही है मेरे दोस्त। मीर हाशिम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे? भाई जब हमने 100 क्यूब लिया, 100 क्यूब को हमने बनाया, 100 क्यूब को हमने सेम दिन पे बनाया, सेम ही प्रपोर्शन से, उसके बाद हमने उसकी टेस्टिंग की, उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और जो 6 नंबर का क्यूब था उस क्यूब की जो स्ट्रेंथ आई, मतलब जो 6 नंबर के क्यूब की जो स्ट्रेंथ आई, उसी को हमने क्या मान लिया, उसी को हमने मान लिया कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। उसी को हमने क्या मान लिया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। बिना जाने कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे मेरे भाई? समझ में आया? क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां पे एक और चीज हम देख सकते हैं कि देखो, जैसे मैं आपसे अगर ये बोलूं, देखो थोड़ा सा हम क्वालिटी कंट्रोल की भी यहाँ पे बात करते हैं आपसे। देखो थोड़ा सा हम क्वालिटी कंट्रोल की भी आपसे बात कर लेते हैं, एक सेकंड देना। देखो थोड़ा सा हम आपसे क्वालिटी कंट्रोल की भी बात करते हैं, देखना, ध्यान देना। जैसे मान लो एक तरफ है हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब और एक तरफ है हमारे पास स्ट्रेंथ। एक तरफ हमने क्या लिया, नंबर ऑफ क्यूब लिया, एक तरफ हमने क्या लिया, स्ट्रेंथ लिया। ध्यान से सुनना। तो एक तरफ हमने क्या कंसिडर किया, स्ट्रेंथ, और एक तरफ हमने क्या कंसिडर किया, नंबर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब। देखो आपके पास एक स्ट्रेंथ होगी जिसको मैंने रैंडमली मान लिया है मीन स्ट्रेंथ। यहां पे एक मेरे पास क्या होगी, एक स्ट्रेंथ होगी जिसको मैंने क्या बोला, मीन स्ट्रेंथ बोला, जिसको मैंने क्या बोला, मीन स्ट्रेंथ। जरा एक बात बताना, मैं आपके सामने 3 ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ये तीनों ग्राफ आपको क्या दर्शाता है वो आप बताइएगा। जैसे देखो एक ग्राफ ये हो गया, ठीक है, एक ग्राफ ये हो गया, और एक ग्राफ ये हो गया। जनरली कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। देखो एक ग्राफ हमारे पास ये हो गया,
ये देखो, ये तीनों ग्राफ को अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो ये तीनों ग्राफ कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बता रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाली ग्राफ में देखूं तो देखो सारे क्यूब के वैल्यूज एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देखो अगर मैं इस वाले ग्राफ को ले लूं, ध्यान से देखना, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस वाले ग्राफ को कंसिडर करूं, अगर मैं कंसिडर करूं तो देखो मैं बोल सकता हूं क्वालिटी कंट्रोल मेरा एवरेज है, क्योंकि देखो मीन वैल्यू से बहुत सारे क्यूब के वैल्यू क्या कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मतलब अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल अच्छी नहीं रखी तो बहुत सारे क्यूब के जो स्ट्रेंथ है वो मीन वैल्यू से बहुत दूर दूर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, है कि नहीं। मतलब जैसे मान लो अगर आपका 100 लोगों का सर्कल है, ग्रुप है, जब आप तैयारी कर रहे हो और सबका दिमाग एक अलग अलग तरीके से काम करता है तो सब एक जगह बैठ के आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन लोगों के दिमाग में। तो सेम चीज है ना, अगर मेरे पास मीन स्ट्रेंथ एक कोई वैल्यू है और अगर वहां से सारे वैल्यूज बहुत दूर दूर है, मतलब मेरी क्वालिटी कंट्रोल अच्छी नहीं थी, एक क्यूब की स्ट्रेंथ मैंने बहुत कम रख दी, एक की मैंने बहुत ज्यादा रख दी, उसके बाद वाली थोड़ी की और कम रखी, एक की और ज्यादा कर दी। मतलब यहाँ पे क्या है, क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसीलिए आपको पहला ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। सेकंड ग्राफ में देखो, सेकंड ग्राफ में वेरिएशन हमने थोड़ा कम किया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, गुड। क्वालिटी कंट्रोल गुड, क्योंकि देखो एवरेज वैल्यू से वेरिएशन क्या है सारे क्यूब का, अब कम हो रहा है। बट थर्ड ग्राफ में देखो जो आपको येलो कलर में दिख रही है, यहां पे देखो एवरेज वैल्यू से वेरिएशन और कम हुआ कि नहीं। देखो एक पहले क्यूब की स्ट्रेंथ है, आखिरी क्यूब की है, बाकी सारे क्या है, मीन के पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, वेरी गुड। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, वेरी गुड। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, वेरी गुड। तो कभी आपको ऐसा सवाल देके पूछ ले कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे हम ये कर रहे हैं, तो हम इसके बेसिस पे कर रहे हैं कि मीन स्ट्रेंथ से बाकी सारे क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी डिविएट हो रही है। जैसे मान लो जैसे आप ये बोल सकते हो सहवाग एक प्लेयर है और राहुल द्रविड़ एक प्लेयर है। बहुत सिंपल सा भाषा में बताता हूं, सहवाग एक प्लेयर है और राहुल द्रविड़ एक प्लेयर है। आपको देखना है कि दोनों में से ज्यादा रिलायबल या गुड क्वालिटी किसकी है। तो देखो राहुल द्रविड़ का ऐसा है कि हर मैच में वो 40 50 60 70 40 50 60 70 रन मारता है। एवरेज मान लो मेरा 50 था, उसके बगल में वो 40 है, इसके बगल में इधर 40 है, इसके बगल में इधर 60 है। मान लो एवरेज 50 था, इसके बगल में इधर 40 है, इसके बगल में इधर 60 है, और हर मैच में उसका यही चल रहा है। अब सहवाग एक प्लेयर है, मान लो उसका रन तो है 50 एवरेज, बट किसी मैच में वो 0 पे आउट हो जा रहा है, किसी मैच में वो 100 पे आउट हो जा रहा है, किसी मैच में वो 0 पे आउट हो जा रहा है, किसी मैच में, तो हम उसको उतना रिलायबल नहीं बोलेंगे ना, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो सेम चीज है हमारे केस में भी। देखो ना, अगर मीन के पास में ही सारी वैल्यू है, मतलब हमने वहां पे क्या है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा रखा है। अगर ये वैल्यूज मीन से ज्यादा डिविएट कर रही है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल क्या है, खराब है ना। मतलब क्वालिटी कंट्रोल क्या है, खराब है। समझ में आया? तो अगर वैल्यू सारे क्यूब की स्ट्रेंथ मीन स्ट्रेंथ के पास होगी तो आपकी वैल्यू आपकी क्या है, आपका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा। अगर सारी वैल्यूज मीन से दूर डिविएट होगी तो आपका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आपका क्वालिटी कंट्रोल खराब है। यस और नो? क्लियर है? समझ में आया? चले आगे। ठीक, क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अभी अगर हम एक और ग्राफ बनाए, किसके लिए, एक और ग्राफ बनाए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए। क्लियर है? समझ में आया? चलिए एक और अगर हम ग्राफ बनाए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए, तो देखो ये था हमारा स्ट्रेंथ, ये था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब, फ्रीक्वेंसी, ये था हमारा स्ट्रेंथ, ये था फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे, पीले कलर से बना ले, चलो व्हाइट से बना लेते ज्यादा बढ़िया। यहाँ पे ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये है आपका मीन स्ट्रेंथ, ये है आपका क्या, ये है आपका मीन स्ट्रेंथ, जिसको हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये है आपका मीन स्ट्रेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, FM। इसको हम मीन स्ट्रेंथ या टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है ना। टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या बोला, सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे होना चाहिए, सिर्फ 5%। तो देखो क्या यही वो वैल्यू है, 5% रिजल्ट इसके नीचे दिख रहा है। ये देखो अगर मैं इसको बोल दूं कि 5% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे है, देखो दिख रहा है 5% टेस्ट रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं मैं इसको बोल सकता हूं FCK।
5% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा FCK हो जाएगा। 5% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे है, तो ये बोल सकते हैं ये क्या है, 5% टेस्ट रिजल्ट बिलो दिस, 5% टेस्ट रिजल्ट्स बिलो दिस। और अगर मैं थोड़ा सा और यहां पे आपको अगर मॉडिफाई करके बताऊं मेरे दोस्त, आइए, तो अगर मैं इस पूरे एरिया को, देखना ध्यान से, एक सेकंड देना, देखो, तो अगर इस पूरे एरिया को मैं मान लूं ये है A1, ये है पूरा एरिया A1 और ये एरिया है A2, तो मैं बोल सकता हूं A2 by A1 should be into 100 should be less than equal to 5%, A2 by A1 into 100 should be less than equal to 5%, क्योंकि तभी तो आप बोलोगे ना 5% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे आया, तभी तो ये FCK कहलाएगा। और ये आपके पास FM क्या है, FM आपकी मीन स्ट्रेंथ है, मीन स्ट्रेंथ। अब इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इसी गैप को क्या बोला जाता है, इसी गैप को बोलते हैं हम कहीं ना कहीं क्या, इसी गैप को हम बोलते हैं KS, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, K इंटू S बोलते हैं, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, K इंटू S बोलते हैं। तो यहां से ही इक्वेशन आपके पास निकल के आता है कि FM या FT बोल लो, टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोल लो या FM बोल लो, तो ये निकल के आता है FCK प्लस K इंटू S, FCK प्लस K इंटू S, यही निकल के आता है। FM इज इक्वल टू FCK प्लस K इंटू S निकल के आता है, FM इज इक्वल टू FCK प्लस K इंटू S निकल के आता है। समझ में आई ये चीज, यही वो ग्राफ है किसका, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। अब एक और चीज बताऊं, आज तक आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, आज तक आपने ये इक्वेशन हर जगह पढ़ी होगी, आपने आज तक ये इक्वेशन हर जगह पढ़ी होगी। क्या ये इक्वेशन निकाल के बताओ कैसे आता है, जरा बताना, क्या ये इक्वेशन निकाल के बताया कैसे आया है, जरा बताना, क्या ये इक्वेशन निकाल के बताएं? चलो आज वो भी बता देते हैं। देखो आरसीसी जब पढ़ ही रहे हो तो ये भी आपको सिखाते हैं आज ये इक्वेशन निकल के कैसे आया। सुनना ध्यान से, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, के क्या है, एस क्या, अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना बस मेरी बात। देखो आपके पास ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, एक लाइन है। देखो बहुत एक अच्छी कहानी सुनना। कभी जीवन में वो गेम खेले हो, एक डार्ट वाला गेम आता है, कभी जीवन में एक डार्ट वाला गेम आता है, कभी खेले हो? जीवन में एक डार्ट वाला गेम आता है, उस हमें क्या करना है, हमें इस लाइन को टारगेट करना है, हमें क्या करना है, इस लाइन को टारगेट करना है। ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, इस लाइन को टारगेट करना है। इस लाइन को अगर हमें टारगेट करना है और इस पे हमें डार्ट फेंकना है, वो डार्ट देखियो जो छोटी सी वो तीर होती है, ऐसे वो फेंकते हैं, तो डार्ट फेंकना है। तो आपको पता होगा ना, एक यूनिवर्सल रूल होता है, यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर आप इसको टारगेट करके डार्ट फेंकोगे तो चांसेस ये है कि 50% आपके डार्ट ऊपर जाएंगे, 50% आपके डार्ट नीचे जाएंगे, है कि नहीं? चांसेस है ना, क्योंकि जब आप इसको टारगेट करके फेंकोगे तो चांस क्या है, कुछ डार्ट यहां लगेंगे, कुछ यहां लगेंगे, कुछ यहां लगेंगे, कुछ यहां लगेंगे, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां पे, 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 कुछ यहां पे। बट एक बात बताओ, आप एक नूब प्लेयर थे, आप एक ये पहली बार जीवन में ये डार्ट गेम खेल रहे थे। मैंने क्या बोला, घर जाओ 6 महीने ट्रेनिंग करके आओ, घर जाओ 6 महीने ट्रेनिंग करके आओ। आप 6 महीने ट्रेनिंग करके आए, 6 महीने ट्रेनिंग करके आए, अब क्या होगा, अब आपकी क्वालिटी कंट्रोल अच्छी हुई कि नहीं? पहली बार जब आप बना रहे थे, देखो आपकी एवरेज से वैल्यू कितनी दूर दूर जा रही थी, एवरेज से आपके डार्ट बहुत दूर जा रहे थे ना। ये आपका टारगेट था, ये आपका क्या था, ये आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ था, ये आपका टारगेट था। टारगेट से आप बहुत दूर ऊपर नीचे जा रहे थे कि नहीं? बट यही चीज जब आप प्रैक्टिस करके आए, अब आपके डार्ट्स ज्यादा कहां लगेंगे, यहां 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 लगेंगे। आप और प्रैक्टिस करके आए अगले साल। जरा एक बात बताना, जीवन में कितनी भी प्रैक्टिस करके आओ, सारे के सारे डार्ट यही लाइन पे लगेंगे क्या? सारे के सारे डार्ट यही लाइन पे लगेंगे क्या? सारे के सारे डार्ट यही लाइन पे लगेंगे क्या? जरा बताना तो कमेंट करके। क्या सारे के सारे, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो जीवन में, क्या सारे के सारे डार्ट यही लाइन पे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे भाई, नहीं लगेंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, नहीं लगेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, जितनी अच्छी क्वालिटी कंट्रोल उतना आप मीन के पास पास आते जाओगे, जितनी अच्छी क्वालिटी कंट्रोल उतना आप मीन के आसपास आते जाओगे। अब होता क्या है, देखो, क्या मुझे टारगेट मीन स्ट्रेंथ चाहिए क्या मेरे भाई? नहीं। क्या मुझे टारगेट मीन स्ट्रेंथ चाहिए क्या मेरे भाई? नहीं चाहिए सर।
मुझे टारगेट मीन स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, मुझे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए। मान लो ये लाइन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, ये है क्या? ये है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए? जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना। अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक मीन स्ट्रेंथ चाहिए तो मेरा टारगेट ये ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? जरा सा सोच के बताइएगा मेरे भाई। अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? जरा सोच के बताइएगा। अगर मैं इसको एफएम बोल रहा हूं और इसको मैं एफसीके बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक को, तो मेरा टारगेट ए वाली लाइन होनी चाहिए, बी वाली लाइन होनी चाहिए? अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए तो मेरा टारगेट ए वाली लाइन होनी चाहिए, बी वाली लाइन होनी चाहिए? गलती कर गए ना शरीश, नासर, गलती कर गए ना बेटा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं बी को टारगेट कर लिया, फिर से तो 50% ऊपर और 50% नीचे वाला हाल हो जाएगा ना। अगर मैं बी को टारगेट कर लू तो सोचो ना, देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? 5% टेस्ट रिजल्ट शुड फॉल बिलो दिस, मतलब इसके नीचे सिर्फ 5% होना चाहिए। तो अगर इसी को टारगेट कर लोगे तो 50-50 का फिर से बन जाएगा ना मेरे भाई। अगर इसी को टारगेट कर लोगे तो फिर से तो 50-50 का बन जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब इसी में क्या होगा? इसी में ऐसा हो सकता है कि हमारे 95% डार्ट इससे ऊपर लगे, 5% इससे नीचे लगे। तो 95% इससे ऊपर लगे, 5% क्या लगे? इससे नीचे लगे मेरे भाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो ये जो आपको चीज दिख रही है, इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे मेरे भाई? इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया के इंटू एस से। इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे? के इंटू एस से। और यहीं से मैंने आपको एक इक्वेशन निकाल के दी, एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस के एस। एफ एम क्या है? एफ एम है आपके पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ। एफ एम क्या? अब मैं यहां लिख के देता हूं, एफ एम क्या है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। एफ सी के क्या है? एफ सी के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जरा ये बताना, जरा ये बताना, एस क्या है सर? एस है स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आया हाशिम, मीर हाशिम? एस क्या है? एस है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वालिटी कंट्रोल पे कर रहा है कि नहीं? जरा बताना तो। अगर मैं एस या सिग्मा लिखूं, स्टैंडर्ड डिविएशन एस या सिग्मा, सिग्मा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। जरा एक बात बताना, क्वालिटी कंट्रोल जितनी अच्छी उतना ही आपका सिग्मा कम होगा कि नहीं? क्वालिटी कंट्रोल जितनी अच्छी मेरे भाई उतना ही सिग्मा कम होगा कि नहीं? जरा बताना तो। ठीक है। और एस या सिग्मा को क्या बोलते हैं? हाँ थोड़ा सा, एस या सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन पहले लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड डिविएशन दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। समझ में आया? क्लियर है? जरा अब के की थोड़ी सी बात कर ले, के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। चलो अब के देखो, के सुनना ध्यान से। के अ कांस्टेंट दैट डिपेंड ऑन percentage of test result fall below characteristic strength, fall below characteristic strength. तो percentage of test result that fall below characteristic strength, percentage of test result that fall below characteristic strength, के की बात करते हैं। अब सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। a constant that depend on percentage of sample या percentage of test result fall below किसके? fall below characteristic strength। तो जरा थोड़ी सी के की बात करते हैं। जगह है हमारे पास, थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए, थोड़ा छोटा कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं?
तो परसेंटेज ऑफ सैंपल बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और यहां पे के वैल्यू, यहां पे के की वैल्यू। जरा एक बात बताना, बहुत सिंपल। मैंने क्या बोला, के का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ सैंपल बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और उसके करस्पॉन्डिंग में के वैल्यू ले रहा हूं, उसके करस्पॉन्डिंग में क्या ले रहा हूं, के वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग में क्या ले रहा हूं, के वैल्यू। जरा एक बात बताना, अगर मेरा परसेंटेज ऑफ सैंपल बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर 0 होना चाहिए, अगर मेरा परसेंटेज ऑफ सैंपल बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 0 होना चाहिए, तो जरा बताना तो के वैल्यू कितनी आएगी, के वैल्यू कितनी आएगी, के वैल्यू कितनी आएगी? तो सोच के देखो ना, सोच के देखो। आपने बोला सर इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वाले लाइन के नीचे, इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वाले लाइन के नीचे सर एक भी डार्ट नहीं लगना चाहिए, तो मेरे को डार्ट सीधा चांद पे मारना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर एफसीके के वाले लाइन के नीचे एक भी डार्ट नहीं आना चाहिए, तो मुझे डार्ट कहां मारना पड़ेगा, सीधा मैं चांद पे ही टारगेट कर दूं ना। तो के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं, के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं, सीधी बात है ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम इस पे टारगेट करो, हाँ सीधी बात है, तो तुम सीधा चांद पे टारगेट करो ना, तो पॉसिबिलिटी है एक भी इसके नीचे नहीं आएगा। गलती से तुमने यहां कहीं टारगेट कर दिया तो एक आध तो आ ही जाएगा। तो अगर परसेंटेज ऑफ सैंपल बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होना चाहिए तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंफिनिटी। अगर यही चीज 5% होगी, यही चीज 5% होगी तो कितना होना चाहिए, 1.65, कितना होगा, 1.65। और यही चीज अगर बताना 50% हो जाए तो जरा बोलना ये 0 हो जाएगा कि नहीं, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर 50% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे जाना चाहिए तब तो यही लाइन पे आ गए ना आप। अगर 50% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे जाना चाहिए तब तो इसी लाइन पे आ गए ना मेरे दोस्त, तब तो के की वैल्यू 0 हो गई ना, तब तो के की वैल्यू 0 हो गई ना। तो ये होती है के की वैल्यू। मैंने आपको एफसीके बता दिया, एफएम बता दिया, के। सिग्मा की वैल्यू भी आप चाहो तो देख सकते हो, आप सिग्मा की वैल्यू भी चाहो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो सिग्मा की वैल्यू देखो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट सिग्मा किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एम 10 से एम 15 तक ये वैल्यू आएगी 3.5, एम 20 से लेके एम 25 तक, एम 20 से एम 25 ये वैल्यू आएगी 4, एम 30 टू एम 50 ये वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5। ये वैल्यू सिग्मा, ये वैल्यू के, ये एफसी के, ये सारा मैंने आपको इक्वेशन लिख के दे दिया। इसके पीछे मैंने आपको ये समझा दिया कि पूरा क्या होता है, क्लियर है, समझ में आता है। एक बार बताइएगा, अगर लिखने की इच्छा है तो इसको लिखिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ तो सेंड कर ही दूंगा, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। आज आपको क्लियर हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है और क्यों हम इसको यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर शॉट यहाँ से बनता ही है। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना लो जाके, आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो जीशान आपने लेट ज्वाइन किया, मैं समझ रहा हूँ, मैं वापस नहीं बता पाऊंगा ना जीशान, आप समझ। देखो इसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आप उसमें एक बार देख लीजिएगा। मैं जो चीज अभी बता रहा हूं अभी आप उसको सुन लो, आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास टाइम लिमिटेड है जीशान, मैं वापस आपको नहीं बता पाऊंगा ना सारी चीजें, क्योंकि एक बार क्योंकि इसको समझाने फिर बहुत टाइम लग जाएगा, समझे जीशान। तो आप एक बार अभी देखो जो है, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो इसके बाद आपके पास रिकॉर्डेड 1 घंटे में आ ही जाएगा, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद आपको ये क्लास नहीं मिलनी है, रिकॉर्डेड आपको मिल ही जाएगा। ऐसे भी हमने क्या देखा है, हार्ड एंड कॉन्क्रीट देखा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब देखा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने किसका देखा, क्यूब का देखा है। अभी वही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है। देखो क्लियर है भाई, सारी चीजें एक बार बताइएगा, चलते हैं आगे। अगर आपकी इच्छा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जरा मुझे बताना, ठीक है। समझ में आया भाई, क्लियर है। समझ गए। तो अब देखो एक क्वेश्चन वो ये फ्रेम करेगा, सुनते जाओ। क्वेश्चन क्या फ्रेम करेगा, वो बोलेगा अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को ही डिफाइन किया है कि 50% टेस्ट रिजल्ट इसके ऊपर होना चाहिए, 50% इसके नीचे होना चाहिए, तो जरा बताना टारगेट स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी आएगी।
जैसे अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को ही डिफाइन किया कि 50% टेस्ट रिजल्ट इसके नीचे होना चाहिए, 50% इससे ऊपर होना चाहिए, तो पूछेगा जरा बताओ टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफसीके के बराबर हो जाएगी। अगर उसने डेफिनेशन चेंज कर दी, पॉसिबिलिटी है ना भाई, उसके हाथ में चीजें, उसने बोल दिया कि मैं डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं, अब मैं एफसीके को 5% नहीं मान रहा हूं, एफसीके को अब मैं 50% मान ले रहा हूं टेस्ट रिजल्ट, मतलब क्या हुआ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ और ये दोनों सेम हो गए ना, ये लाइन पूरी सेम हो गई, मतलब केएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, केएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, समझे। तो वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करे, हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसको निकाल के दे देंगे, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और, अगर उसने आपको 100 क्यूब दे दिए हैं, हम किस क्यूब का स्ट्रेंथ मानेंगे, 6th क्यूब का, हम किसका, क्योंकि 5% टेस्ट रिजल्ट हम इसके नीचे जाने दे रहे हैं, हम किस क्यूब का स्ट्रेंथ मानेंगे, 6th क्यूब का, ठीक है। अगर मान लो उसने 6th क्यूब का स्ट्रेंथ जैसे 26.95 दे रखा हो, तो हम क्या है, क्योंकि आपके पास जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो 5 के मल्टीपल में होती है, तो आप M25 मान लेना, आप वहां 25 मान लेना चलेगा, समझे, बट ऊपर वाली वैल्यू नहीं मान लेना, ठीक है ना। तो बहुत बार ये भी पॉसिबिलिटी वहां पे बनती है, क्लियर है। तो जितने भी आपके एस्पेक्ट हो सकते हैं मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए हैं। अब चले आगे, चले, अब आते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब नहीं है अब मेरे भाई, अब मैं आ रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। एक बात बताना, क्यूब में क्या खासियत थी, क्यूब 150 बाय 150 बाय 150 का फिक्स था, यूनिएक्सियल लोडिंग ही थी, उसके बाद शेप एक ही था क्यूब, यूनिएक्सियल लोडिंग थी और कुछ वेरिएशन नहीं था, है कि नहीं। 28 दिन के लिए हमने प्रॉपर क्यूरिंग की थी, तब जाके हमें क्या मिला था, हमें वहां पे वो स्ट्रेंथ मिली। बट कहीं ना कहीं मैं इसको कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं लिख सकता हूं ना, क्योंकि मान लो जब मैं घर बना रहा हूं तो कंक्रीट तो किसी भी शेप का हो सकता है ना, वहां क्यूब ही हो जरूरी नहीं है, कंक्रीट तो किसी भी शेप का हो सकता है। दूसरी चीज सर, किसी भी शेप का तो हो सकता है, किसी भी तरीके की लोडिंग आ सकती है, लोडिंग तो यूनिएक्सियल बायएक्सियल दोनों हो सकती है उस पे। तो उस केस में जो स्ट्रेंथ होगी उसको मैं, जो आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ होगी और कंक्रीट की स्ट्रेंथ मैं सेम नहीं मान सकता हूं ना, क्योंकि अगर मैं सेम मान लूंगा तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था क्यूब का, उसको हम एक फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, जो फैक्टर होता है 1.5, और इस फैक्टर को लिया जाता है ड्यू टू वेरिएशन, किसके कारण, शेप के कारण और लोडिंग के कारण। इन दोनों वेरिएशन के कारण हम क्या करते हैं, हम एफसीके को 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब बाय फैक्टर 1.5। मतलब जो आपको क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिला एफसीके, उस एफसीके को 1.5 से डिवाइड कर दो, अब जो आपको यहाँ पे 0.67 एफसीके मिलेगा, यही आपका क्या है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, इसका कंक्रीट का। एक चीज और ध्यान रखना, लोग तुमसे पूछेंगे क्या ये 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नहीं, ये बस हमने एक फैक्टर लगाया है, किसके लिए, शेप और लोडिंग के लिए, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है। फिर से ध्यान रखना, अक्सर यहां पे भी वो आपसे गलती करवाएगा। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब बाय फैक्टर 1.5 टू अकाउंट फॉर वेरिएशन इन शेप ऑफ कंक्रीट अदर देन क्यूब एंड वेरिएशन इन लोडिंग कंडीशन, क्योंकि लोडिंग भी तो चेंज हो रही है, साइड पे आप जाओगे तो लोडिंग अलग हो जाएगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर रहेगा, क्यूब और कंक्रीट डिफरेंस समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान रखिएगा, क्लियर है। फैक्टर 1.5 यूज्ड हियर इज नॉट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ध्यान रखना ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है। फॉर जनरल कन्वर्जेशन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। जनरल कन्वर्जेशन में आप यही बोल देते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट का जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, तो जनरल कन्वर्जेशन में। बट जब हम डिजाइन करेंगे तो हम उसको पहले 1.5 से हम डिवाइड करके 0.67 लाएंगे, उस पे हम क्या करेंगे, एलएसएम में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं फिर से 1.5 का। इसीलिए आपने सुना होगा जब डिजाइन होती है तो आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ 0.45 एफसीके मानी जाती है मेरे भाई, आपने बहुत बार सुना होगा डिजाइन के लिए हम स्ट्रेंथ कितनी मानते हैं, 0.45 एफसीके मानते हैं, इसीलिए ये होता है, समझ में आ रहा है।
उसके बाद यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट शेप। किसी भी शेप से आप निकाल सकते हो, क्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, प्रिज्म ले लो, किसी भी शेप से आप निकाल सकते हो। ये वाली स्लाइड में कोई भी दिक्कत है जरा बताइएगा, नहीं तो चलते हैं आगे। इस वाली स्लाइड में सारी चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? देखो जेई लेवल के लिए जितनी जरूरत है हम उतने पे ही बात करेंगे, ठीक है? इस वाली स्लाइड में कोई दिक्कत जरा बताइएगा। हाँ मोहम्मद इकबाल, क्यूब की ज्यादा रहती है, इसका भी मैं आपको चलो कारण अभी बता देता हूं। अगले स्लाइड पे तो मैं ये भी लेके आया हूं आपके लिए। देखो ये देखो, cylinder gives more appropriate result for uniaxial compressive strength because effect of friction between machine plate and specimen is almost nil। तो f क्यूब और f सिलेंडर की वैल्यू ये 1.25 है, इसको हटा दीजिएगा। ये 1.25 टाइम्स ऑफ f क्यूब क्या होता है? 1.25 टाइम्स ऑफ f सिलेंडर होता है। 1.25 टाइम्स ऑफ f सिलेंडर होता है। 1.25 टाइम्स ऑफ f सिलेंडर होता है। ये f सिलेंडर ले लोगे, f सिलेंडर ले लोगे, f सिलेंडर ले लोगे तो वो क्या हो जाता है? 0.8 टाइम्स ऑफ f क्यूब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पीछे आए। देखो ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों होता है, चलो इसका भी कारण थोड़ा समझाते हुए चलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन क्यूब एंड सिलेंडर। ठीक है, तो हम किसके बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं? ध्यान देना, क्यूब और सिलेंडर के बीच का। किसके बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं? क्यूब और सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्यूब कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो क्यूब कितने का है? क्यूब है आपका 150 बाय 150। सिलेंडर कितने का है? 150 mm इसका डाया और 300 mm ये। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब ध्यान से समझना क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग बोलते हैं कि क्यूब में स्ट्रेंथ ज्यादा आती है और सिलेंडर में कम आती है। देखो जब दोनों को आप यूनिएक्सियल कंप्रेशन में रखोगे ना, ये देखो आपने क्या किया, कुछ इस तरीके से आपने लोडिंग लगाई, ऊपर से और नीचे से कुछ इस तरीके से आपने लोडिंग लगाई। तो जरा एक बात समझना, एक बात समझना, ये देखो ध्यान से सुनना, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। जैसे ये पेंसिल को अगर मैं सिलेंडर मान लूं और ये मेरा प्लेट है, प्लेट है, पेंसिल सिलेंडर है और ये प्लेट है, मैं इस पे यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगा रहा हूं। जरा बताना मेरे जो प्लेट है और ये जो सिलेंडर है इसका टॉप सरफेस, इसके बीच में फ्रिक्शन होगा? इसके बीच में फ्रिक्शन होगा कि नहीं? जरा एक बात बताओ, ये सिलेंडर है और ये क्या है? ये प्लेट है, मेरा हाथ प्लेट है और ये सिलेंडर है। तो ये टॉप सरफेस सिलेंडर का और मेरा जो हाथ है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा? एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ये लोडिंग लगा रहे होगे तो ये पार्टिकल दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे। ये पार्टिकल देखो इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर भागने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि जब आप लोडिंग लगा रहे हो तभी तो, जब आप लोडिंग लगाओगे दो पार्टिकल दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। बट ये फ्रिक्शन क्या करता है? ये फ्रिक्शन उनको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। ये फ्रिक्शन क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा? थोड़ा सा उसको क्या करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा देखा जाता है कि सिलेंडर के अंदर ये जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है ये यहां तक कुछ दूरी तक होता है। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, नीचे से भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फ्रिक्शन का इफेक्ट। मतलब ये जो मिडिल पोर्शन है ना, ये मिडिल पोर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन बोल सकते हैं। दिस पोर्शन इज नॉट अफेक्टेड, is not affected by friction। अब देखो, अब क्यूब में क्या दिक्कत है? क्यूब में क्या दिक्कत है? क्यूब में भी वही चीज है, मैंने लोडिंग लगाई, मैंने लोडिंग लगाया, कोई दिक्कत नहीं सर,
यहां पे भी फ्रिक्शन है, बट होता क्या है, ये फ्रिक्शन जो है ना, ये फ्रिक्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इस फ्रिक्शन की ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है। इस फ्रिक्शन की ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है। मतलब मैं बोल सकता हूं होल इज अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन, होल इज अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन की ओवरलैपिंग के कारण रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, इसीलिए जनरली लोग बोलते हैं एफ क्यूब इज ग्रेटर देन एफ सिलेंडर। और क्या लिखते हैं, एफ क्यूब, अगर एफ क्यूब लिखोगे अप्रोक्सीमेटली 0.8 टाइम्स ऑफ एफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसका, बट हाँ सिलेंडर में इसका इफेक्ट, इस फ्रिक्शन का इफेक्ट जैसे जैसे नीचे जाओगे इस फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होता है, और बीच का जो सेंटर पोर्शन है ये फ्रिक्शन के कारण अफेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए सिलेंडर में क्या हो जाता है, सिलेंडर में स्ट्रेंथ जो है थोड़ी कम निकल के आती है कंपैरिजन टू क्यूब। बट जो सिलेंडर है यही आपको ओरिजिनल में स्ट्रेंथ जो दे रहा है, जो कह रहा है वो दे रहा है। तो सही स्ट्रेंथ आपको कौन दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है सही स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि सिलेंडर बिना किसी इफेक्ट के वो आपको प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के दे रहा है। क्यूब के केस में तो इफेक्ट आ गया ना मेरे भाई, तो क्यूब आपको सही नहीं निकाल के दे रहा है, बट हमारा कोड ही क्यूब पे चलता है, इसलिए हम सारी बातें क्यूब पे ही करते हैं। हमारा कोड क्यूब पे ही चलता है, इसीलिए हम सारी बातें क्यूब पे करेंगे। बट सिलेंडर ही आपको सही स्ट्रेंथ निकाल के दे रहा है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर जो बोल रहा है वो निकाल के दे रहा है, क्यूब जो बोल रहा है वो निकाल के नहीं दे रहा है। बट हम क्या है, हमारा पूरा कोड ही क्यूब पे डिपेंड है, इसीलिए हम क्यूब को ही पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आता है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई। क्लियर है, ठीक है, तो यहीं पे आ गए थे हम। देखिएगा वही चीज मैंने अभी आपको बताया है, एफ क्यूब इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ एफ सिलेंडर। एफ क्यूब किसके बराबर होता है, 1.25 टाइम्स। उल्टा लिख लो, इधर से लिखो, क्यूब का लिखो या सिलेंडर का लिखो, किधर से भी लिखो वैल्यू बराबर ही, यानी 0.8 लिख लो या 1.25 लिख लो, चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज नोट देखिएगा, क्यूब ऑफ स्मॉलर साइज गिव मोर स्ट्रेंथ देन स्टैंडर्ड क्यूब। ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है। लोग आपको बोलेंगे कि स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, एरिया कम है, ये सारी चीजें नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटल है। किसी भी अच्छे बुक में ये लिखा नहीं गया क्यों होता है, बट हाँ अगर मैं स्मॉलर साइज का क्यूब लूंगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, बस ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, किसी बुक में नहीं लिखा गया अभी तक, आप उठा के पढ़ लो, वहां पे आपको किसी बुक में ये नहीं मिलेगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, a smaller cylinder gives higher strength than standard cylinder provided ratio of height to diameter remain constant। अगर हाइट टू डायमीटर का रेशियो अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो तो आपको स्मॉलर साइज का सिलेंडर क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, बशर्ते आपको क्या करना होगा, हाइट टू डायमीटर का रेशियो जो है उसको कांस्टेंट मेंटेन करके चलना होगा। दीज रिजल्ट्स आर एक्सपेरिमेंटल मेरे दोस्त। दीज रिजल्ट्स कैसे हैं, ये रिजल्ट्स आपके एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दीज रिजल्ट्स आर एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है ये चीज, चलें आगे। चलो थोड़ी सी बात आपसे किसके बारे में कर ली जाए, थोड़ी सी आपसे चर्चा कर ली जाए ड्यूरेबिलिटी के बारे में। आइए चलो आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी आपसे चर्चा कर ली जाए किसके बारे में, ड्यूरेबिलिटी के बारे में। अभी जो मैंने आपको ये पीडीएफ दिखाया है, ये स्लाइड बेसिकली होती है किसके लिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये स्लाइड दिखाई जाती है किसके लिए, ड्यूरेबिलिटी। मतलब अलग अलग कंडीशन में अगर हम कंक्रीट यूज करेंगे तो वहां पे हमें किस हिसाब से मेंटेन करके चीजें चलनी पड़ेगी। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल, आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, मैं चेन्नई में रह रहा हूं। आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, मैं चेन्नई में। जम्मू कश्मीर की जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी होगी वो अलग होगी, चेन्नई की अलग होगी। क्यों, क्योंकि चेन्नई कोस्टल एरिया है, वहां पे जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा, एटमॉस्फेयर में सॉल्ट्स होंगे, ये मॉइस्चर आपके रीइंफोर्समेंट तक नहीं पहुंचने चाहिए, तो वहां पे आपको कवर अलग रखना पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर में मैं घर बना रहा हूं तो वहां पे मॉइस्चर नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे अगर मैं कवर कम भी रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, जगह के हिसाब से बदलती है कि आपका जो कंक्रीट है वो कहां पे प्लेस्ड है, मतलब किस जगह पे आप कंक्रीट बनाना चाह रहे हो या रखना चाह रहे हो, उसके हिसाब से हम उसकी ड्यूरेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज निकल के आती है एक्सपोजर कंडीशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे आपने देखा होगा गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में,
गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, वो सीधा समुद्र के ही बगल में बना है, मतलब समुद्र की वेव भी आती है, उस पर टकराती है, समुद्र का जो पानी होगा वहां पे मॉइस्चर तो होगा ही, साथ में उसकी टाइडल वेव जो है वो भी उस पे आके टकरा रही है, तो वहां पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा और जो जम्मू कश्मीर में आपके घर बनाने के लिए जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा, दोनों अलग अलग होंगे भाई। तो मैं पहले बात करूंगा आपसे एक्सपोजर कंडीशन की। एक्सपोजर कंडीशन क्या क्या होती है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। 5 एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। 5 ध्यान रखिएगा, क्या 5? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। माइल्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट इफ लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्या है आपका? वेदर और एग्रेसिव कंडीशन। मतलब प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर की अगर मैं आपसे बात करूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेरे भाई, तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर मतलब जैसे आपका 2 फ्लोर का घर है, आपका 2 फ्लोर का घर है, तो जो फर्स्ट फ्लोर की छत है, क्या उस छत पे कभी पानी लगेगा आज तक? जरा बताना तो कमेंट करके। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर का मतलब बता रहा हूं मैं। अगर मान लो आपके पास जम्मू कश्मीर में घर है 2 फ्लोर का, तो फर्स्ट फ्लोर के कंक्रीट को कभी पानी लगेगा? जरा बताना, कभी पानी लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड है ना अगेंस्ट वेदर। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम माइल्ड कंडीशन बोलते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल। यस और नो? कभी पानी नहीं लगेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइल्ड कंडीशन। तो माइल्ड कंडीशन में देखो, मिनिमम ग्रेड क्या यूज करोगे सर? मिनिमम ग्रेड यूज करेंगे M20 सर। मिनिमम कवर, कवर आपका कितना होना चाहिए? मतलब जहां पे रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट के बाद कितनी दूरी तक आपकी कंक्रीट होगी? 20 mm। मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा सर? 300 kg पर मीटर क्यूब। और मैक्सिमम फ्री W/C रेशो कितना होगा? 0.55 होगा। मैक्सिमम W/C रेशो कितना होगा? 0.55। देखो फिर से IS 456 में ये टेबल दिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ आपको अलग नहीं बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। IS 456 का ये टेबल है, टेबल हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो इसको खत्म करके फिर मैं क्लास खत्म करूंगा, ठीक है? सेकंड देखो, मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है? sheltered from severe rain or freezing, wills west or exposed to condensation and rain, continuously under water or buried under non aggressive soil। जैसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो अगर आपका पानी के अंदर सबमर्ज स्ट्रक्चर है, नॉर्मली मान लो अगर जम्मू कश्मीर में जहां आपके घर के अगल बगल पानी लगता होगा, आपका पानी के अंदर सबमर्ज है। मान लो आपका स्ट्रक्चर ऐसी सॉइल में बना है जो नॉन एग्रेसिव है, मतलब ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है? मॉडरेट में आ जाती है। तो अगर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन होगा, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, इतनी सारी चीजें वो आपसे नहीं पूछेगा, आपको एक्सपोजर कंडीशन याद रखनी है, ग्रेड याद रखनी है। तो अगर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन हुआ तो मैं M25 का यूज करूंगा। मिनिमम कवर हो जाएगा 30, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 और मैक्सिमम फ्री W/C रेशो कितना हो जाएगा? 0.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.50। नेक्स्ट है मेरे पास सीवियर। सीवियर में देखो, एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। एक ऐसी जगह जहां पे वेटिंग एंड ड्राइंग अल्टरनेट, कभी वेट हो जा रहा है, कभी वो पूरा ड्राई पड़ जा रहा है। ओकेजनल फ्रीजिंग। एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, अगर वहां पे आसपास कोस्टल इन्वायरमेंट भी है, अगर सी वाटर के अंदर सबमर्ज है, आसपास कोस्टल इन्वायरमेंट है, तो उस केस में आप जो मिनिमम ग्रेड यूज करोगे वो M30 करोगे। आपका ये कितना हो जाएगा? मिनिमम कवर होना चाहिए सर 45, मिनिमम कवर 45 और मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320, मैक्सिमम फ्री W/C रेशो कितना हो जाएगा? 0.45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.45। नेक्स्ट आपके पास वेरी सीवियर। वेरी सीवियर मतलब एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, जहां पे पानी का स्प्रे, जैसे कोस्टल एरिया के बगल में घर है तो सी वाटर जब आएगी तो उसमें सॉल्ट्स है, उसका स्प्रे आएगा। करोजिव फ्यूम्स। करोजिव फ्यूम्स मतलब अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे सॉइल में बना है जो एग्रेसिव है, मतलब जहां पे करोजन के चांसेस है, जो एग्रेसिव सॉइल है, जो उसको खराब कर सकता है, या ग्राउंड वाटर है, अगर अल्टरनेट वहां पे सीवियर फ्रीजिंग हो रही है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में हम कितना यूज करेंगे? M35। 50 क्या हो जाएगा मेरा? मिनिमम कवर हो जाएगा। 340 क्या हो जाएगा? मिनिमम सीमेंट कंटेंट हो जाएगा। मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना हो जाएगा? 340 और मैक्सिमम फ्री W/C रेशो कितना होगा? 0.45। फिर से थियरी है, याद रखना है। लास्ट में एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब मेंबर्स इन टाइडल जोन। मैंने गेटवे ऑफ इंडिया बताया, जहां पे टाइड्स आके उसको मार रही है, मतलब जो स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे आपका जो प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं ऑयल फील्ड्स के, उस पे टाइड्स आके उसको मारती है।
मेंबर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लिक्विड एंड सॉलिड एग्रेसिव्स, तो आपका जहां पे मेंबर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो इन सारी जगहों को हम एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीम में हम M40 से कम नहीं यूज कर सकते, ये मिनिमम ग्रेड है, ध्यान रखना, इससे कम नहीं यूज कर सकते हो। मिनिमम कवर कितना हो जाएगा 75, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना हो जाएगा 360, और उसका मैक्सिमम W/C रेशियो कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ये सारी चीजें मैं आपको डाटा अभी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आता है? हाँ, कभी आपसे पूछे कि मिनिमम ग्रेड आरसीसी वर्क के लिए कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, M20। मिनिमम ग्रेड जो है आरसीसी वर्क के लिए कितना होना चाहिए, M20 होना चाहिए। कभी अगर आपसे पूछ ले कि मिनिमम ग्रेड की बात करें आरसीसी वर्क के लिए तो कितना होना चाहिए, M20। और भी कुछ है क्या मेरे पास, देख लेता हूं एक बार, ये क्या दिया है। वही चीज है, टेबल ही है, वही सेम चीज जो अभी मैंने आपको बताया है, वही चीज है। पीसीसी और देखो पीसीसी आरसीसी की वही बात करेंगे। देखो ये देखो वही चीज है जो अभी आपको बताया हूं। अभी आपको जो मैंने पूरा का पूरा टेबल दिखाया है वही सेम टेबल है, आपको अभी ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा। नॉर्मल वेट ऑफ एग्रीगेट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ्री सीमेंट रेशो अभी दे ही दिया, अभी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको आरसीसी का बताया था, इसमें ये पीसीसी का भी उसने मेंशन कर दिया है। मैंने बस आपको आरसीसी का बताया था, उसने पीसीसी का भी मेंशन कर दिया। ठीक है ना, सेम वही चीज है। देखो मैं कोई अपने मन से ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, IS 456 जो हमें कोड दे रहा है वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आती है यहाँ तक? कोई भी अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, उसके बाद हम लोग चलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैसे निकालेंगे, कंप्रेसिव हो गया है, उसके बाद चलेंगे क्रीप पे, उसके बाद हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसके बाद फिर आपका मोस्टली चांस है आपका कंक्रीट कल कोशिश करेंगे खत्म कर ले। कल कंक्रीट खत्म करके फिर रीइंफोर्समेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल कंक्रीट को खत्म करेंगे फिर रीइंफोर्समेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आता है? ये चीज मैं आपको पीडीएफ आज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, आज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आपके ग्रुप पे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आता है सारी चीजें? आप लोग क्वेश्चन अब लगाइए बढ़िया से, बाकी वो आपका जो भी है आप लोग अपना पार्ट निभाइए, हम अपना पार्ट यहाँ पे आपके लिए पूरा कर रहे हैं। हमारा जो है काम पढ़ाने का, हम वो पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, चलो कोई भी कहीं दिक्कत हो हमें बता दीजिएगा। आज का मैं आपको सारे स्लाइड दिखा देता हूँ, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, जो भी बच्चे अगर नए आए हो, ठीक है, तो पहले हमने हार्डन कंक्रीट के बारे में पढ़ा। हार्डन कंक्रीट क्या है, 1 से 5 साल तक लगता है, फाइनल सेटिंग टाइम के बाद कंक्रीट हार्ड होती है। ठीक है, ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग से रिलेटेड उसके नाम पढ़ लीजिएगा बेटा, टॉगल बैग मेथड होता है, एक दो उसके नाम होते हैं, वो पूछा गया एक बार एसएससी में जो है ना, ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग से पूछा गया, अगर आप सर्च कर लोगे ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग वो टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग हमारे हाथ में नहीं होती, वो सिस्टम से वो होता है, प्रोसेस होता है, तो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है। पीडीएफ आज मैं आपको दोनों भेज दूंगा, कल का और आज का। ठीक है, आरती ट्रिमी के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके और सारे नाम होते हैं। ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग अंडर वाटर, जहां पे पानी है ना वहां पे हम यूज करते हैं बेसिकली, उसके जो बचे हुए 3-4 नाम है ना उसको पढ़ लीजिएगा, उतना ही, उससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना, ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग के नाम पढ़ लीजिएगा। फिर हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब का देखा, 150 mm बाय 150 को अंडर नॉर्मल लोडिंग रखेंगे तो जो भी आएगा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखी क्या होता है, 95% टेस्ट रिजल्ट्स यू शुड फॉल ओनली, बाकी उससे ऊपर रहने चाहिए। फिर हमने क्वालिटी कंट्रोल की बात की, फिर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हमने ग्राफ देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये सारी चीजें देखी कि FCK FM प्लस इज इक्वल टू FCK प्लस KS होता है, क्या क्या चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सारे वैल्यूज आपको हमने बता दिए। उसके बाद हम आगे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, उसके बाद हमने सिलेंडर और क्यूब आपको बता दिया, उसके बाद हम ये सारी चीजें जो भी आपकी थी, उसके बाद हमने आपको एक्सपोजर कंडीशन बता दिया। क्लियर है? तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो फिर मैं यहाँ पे आपसे अलविदा लेता हूँ, लेक्चर को खत्म करता हूँ। कोई भी दिक्कत होगी हमारा नंबर है आपके पास, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप क्लास लगाते रहिए। वेरी वेरी मच थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिले कल। ओके देखो आतिफ होता है, देखो मैंने क्या बोला फिर से आतिफ आपको, जो वर्केबिलिटी वाला पार्ट है पूरा वो बीएमसी का बेसिकली पार्ट है, वो केली बॉल टेस्ट आप बोल लो, जो भी वर्केबिलिटी किससे अफेक्ट होती है, एग्रीगेट होगा, पानी होगा, जो सारी चीजें उसको अफेक्ट है, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, वो सब बीएमसी वाला पार्ट है। आरसीसी में अगर मैं उसको अभी पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आरसीसी शुरू करने में मुझे 6-7 दिन और लग जाएंगे, पता है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जो बीएमसी वाला पार्ट है, जैसे सीमेंट के IS कोड हो गए, वो सारी चीजें वो आपको दूसरे सर कवर करवा देंगे। ठीक है, मेरा पार्ट जो आरसीसी का है, आरसीसी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कंक्रीट के हो गए,
स्टील के हो गए, और तीसरा उसके बाद LSM हो गया, WSM हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। देखो क्या होता है विशाल, तुम घर से बैठ के देख रहे हो, विशाल समझो मेरी बात को, तुम घर से बैठ के देख रहे हो, किसी को सुबह उठ के, यहाँ पे स्टूडियो है, घर पे चीजें बोर्ड नहीं लगी है भाई, स्टूडियो है, यहाँ पे आना पड़ता है, चीजें सेटअप करनी पड़ती है, तब क्लास चालू होती है। अब इतने मॉर्निंग में तुम भी समझते हो ना, एक तो ऑलरेडी तुम्हारी 3-3 क्लासेस चल रही है कि नहीं? हाँ, 3 क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। यूथ कंपटीशन यूज कर लीजिए, ठीक है, यूथ कंपटीशन से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है विशाल। तो पॉसिबिलिटी कुछ चीजों की भी होती है विशाल, ठीक है ना, ऐसा अब नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं घर से पेंटैप पे क्लास ले रहा होता तो फिर ठीक है, बट फिर तुम लोग बोलोगे कि सर पेंटैप पे फिर मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? हाँ, तुम लोग ये भी तो फिर बोलोगे कि सर पेंटैप पे फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? तो फिर वो अगर पेंटैप से पढ़ाने बोलोगे तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के भी क्लास ले लूं, क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल।